मैं बहुत खुश थी कि 5 साल बाद पति अगले हफ्ते दुबई से वापस इंडिया आ रहे थे। मगर तभी एक फोन कॉल मुझ पर कयामत बनकर गुजरी कि पति की दुबई में खौफनाक हादसे में मौत हो गई है। मैंने घर वालों से बहुत मिन्नतें की कि 20 लाख रुपए का बंदोबस्त करके उनकी डेड बॉडी इंडिया लेकर आए, मुझे सब्र आ जाएगा। मगर सब कोई न कोई बहाना बनाकर इस बात से बच रहे थे, जबकि मेरे पति ने जवानी के 15 साल इन्हीं घर वालों की खातिर परदेश में काटे थे। मैं 5 लाख रुपए में अपने जेवर बेचकर दूसरे ही दिन दुबई पहुंची तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आई तो मेरा बेटा, जरा वो जेवर और अपने घर के कागजात तो निकालो, मेरी सास ने पति के सामने कहा। तो मैं सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। जब काफी देर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो सास ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो जेवर दिए हैं वो निकाल कर लेकर आओ। मैंने एक नजर पति को देखा। जब उसने इस बात पर सिर हिलाया तो मजबूरन मुझे उठकर जाना पड़ा। मैं अपने मायके के घर के कागजात तो नहीं, बल्कि वो सिर्फ जेवर उठाकर ले आई थी जो मेरी सास और मेरी माँ ने दिए थे। मैंने सारे लाकर बिस्तर पर रख दिए। सास मुस्कुराई और उन जेवरों को देखने लगी। दरअसल मुझे जो मेरे मायके वालों की तरफ से जेवर मिले थे वो बहुत पुराने थे और पूरे प्योर सोने के थे, इसीलिए मैंने उनको संभाल कर रखा था। मगर जब सास ने अचानक से मांगे तो मैं हैरान रह गई। लेकिन आंटी, आपने जेवर क्यों मंगवाए हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने पति की तीखी नजरों की परवाह किए बिना कहा। तो वो पहले तो हैरान हुई, फिर कहने लगी, बेटा, एक तो तुम्हारे कमरे में लॉकर मौजूद नहीं है, दूसरा अभी तुम कम उम्र हो, ऐसी चीजें कहाँ संभाल पाओगी, इसीलिए मेरे पास रखवा दो, मैं संभाल कर रख लूंगी। जब जरूरत हो तो मुझसे कह देना, मैं वापस दे दूंगी। मेरी सास ये कहते हुए बार बार मेरे पति की राय लेने के लिए उसे देख रही थी। मेरे पति, जो अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे थे, वो भला कैसे इनकार कर सकते थे। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है माँ, आप अपने पास रखवा लीजिए, भला मुझे इससे क्या ऐतराज होगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं मुंह खोले बैठी रह गई। मैं चाहती थी कि जेवर मेरे पास ही रहे, मगर मेरे पति अपनी माँ का साथ दे रहे थे। मैं खामोशी से सिर झुकाकर उठ गई। हमारी शादी को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया था और 5 दिनों के बाद ही मेरे पति को वापस दुबई जाना था। बेटा, ये तो सिर्फ जेवर हैं, जरा अपने घर के कागजात भी तो लाओ, मेरी सास ने दोबारा बोला। तो मैं गुस्से से पति को देखने लगी। वो मुझे देखने की बजाय अपनी माँ की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने वो कागजात उठाकर सास को पकड़ा दिए। वो जैसे आई थी वैसे ही चली गई। शाम को हमें मेरी चाची जी के घर जाना था। मैंने जल्दी से कपड़े निकालने लगी, क्योंकि शाम के वक्त निकलना था और दोपहर हो रही थी तो तैयारी शुरू करनी थी। हम लोग रास्ते में जा रहे थे जब एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ। मैं घबरा गई। पति के पैर में मोच आ गई थी, लेकिन भगवान की मेहरबानी से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग घर वापस आ गए और मैंने अपनी चाची से माफी मांग ली। सास को बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वो खामोशी से खाना खाती रही। मुझे ये देखकर हैरत हुई। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में आ गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी नंद आई और कहने लगी, भैया जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दीजिए। मेरे पति मोच की वजह से उठकर उसे पैसे नहीं दे सकते थे। वो बहन थी, भाई को उस हालत में देखकर उसकी तबीयत से के बारे में पूछ ही सकती थी ना। मगर वो भाई के पर्स से पैसे निकालकर खामोशी से चली गई। काफी देर के बाद मेरी सास आई और आते ही कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अरे, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मेरी सास ने बोला तो मेरे पति ने मुझे शक भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम तो बेकार में ही कह रही थी कि मेरे घर वालों को मेरी कोई परवाह नहीं है। दरअसल मम्मी को तो पता अब चला है। ये सुनकर मैंने अपनी सास को देखा जो कमाल की एक्टिंग कर रही थी। मैं सिर झटक कर रह गई। मेरी सास काफी देर वहीं पर बैठी रही। जब मैं किचन के बर्तन धोकर लौटी तो वो जा चुकी थी। मैंने बिस्तर ठीक किया और आराम से सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि पति कमरे में नहीं थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि वो कहाँ गए हैं। बाथरूम चेक किया, स्टडी रूम में देखा, मगर वो कहीं भी नहीं थे। मैं जल्दी से बाहर आई तो देखा कि सास के कमरे में डॉक्टर आया हुआ था और मेरे पति वहीं बैठे हुए थे। वो खामोशी से सास के साथ बैठे थे। मैं भी वहीं पर बैठ गई। क्या हुआ है आंटी को?
सब कुछ ठीक तो है ना? जब मैंने पूछा तो उन्होंने हल्की सी आंख खोली, लेकिन फिर मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने सुना नहीं। जैसे ही डॉक्टर वहां से गया तो कहने लगी, बस जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मैंने उनकी बेटियों की तरफ देखा, तीनों सो रही थी। मुझे हैरानी हुई कि माँ की तबीयत इतनी खराब है और वो तीनों सो रही हैं। कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं उठा। आगे मैं कुछ भी नहीं कह पाई। मेरे पति वहीं बैठे अपनी माँ की टांगें दबाते रहे। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत थकावट हो रही थी, इसीलिए मैं सो गई। 5 दिन कैसे गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मेरे पति को वापस दुबई जाना था और इस बार वो पूरे 5 साल के लिए जा रहे थे। मैं बहुत उदास थी। सुबह से कुछ भी करने को जी नहीं कर रहा था। मैं किचन में आई, नाश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ी तो सास ने रोक दिया और कहा कि तुम आराम करो और देखो, तुम्हारे पति को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। ये कहते ही सास नाश्ता बनाने लगी, जबकि मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे पति अपना सामान पैक कर चुके थे और अब अपने किसी दोस्त से कॉल पर बात कर रहे थे। मैं उनकी कॉल खत्म होने का इंतजार करने लगी क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी। वो काफी देर तक कॉल करते रहे। तभी मेरी सास की आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी। मैं जल्दी से किचन में आ गई। उन्होंने खाना लगा दिया था। तभी मेरे पति भी वहां पर आ गए। हम सबने नाश्ता किया। मेरी तीनों नंदे भी आ गईं। बड़े ही खुशहाल माहौल में हम सबने एक साथ खाना खाया। मेरे पति की शाम की फ्लाइट थी। वो चाहते थे कि आज का सारा दिन हम लोग एक साथ गुजारें। हम लोगों ने पार्क जाने का प्लान बनाया, उसके बाद फिल्म देखने का। मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश हो रही थी। पति बहुत ख्याल रखने वाले थे। 3 नंदे थीं। आखिरकार उनकी भी कभी न कभी शादी हो ही जानी थी। बाकी रही सास, तो वो घर के मामलों में ज्यादा बोलती नहीं थी, बल्कि इतने अच्छे तरीके से बात करती थी कि मुझे उनकी कोई टेंशन ही नहीं थी। पति वापस चले गए। मैं दिल से बहुत उदास महसूस कर रही थी। बर्तन सिंक में पड़े रहे। मैंने सोचा कि सुबह नौकरानी आएगी तो वो देख लेगी। मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह से थकावट हो रही थी क्योंकि काफी देर हम पैदल चलते रहे थे। मेरी आदत थी कि दरवाजा कुंडी लगाकर सोने की। उस रात भी मैं कुंडी लगाकर सोई थी। सुबह सवेरे जोर जोर से दरवाजा बज उठा। मैं घबरा गई। न जाने ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा इस तरह से पीटा जा रहा था। मैंने तुरंत उठकर दरवाजा खोला। सामने मेरी सास खड़ी थी। आराम के दिन खत्म हुए, अब काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इसीलिए ब्याह कर नहीं लाई थी कि तुम बिस्तर तोड़ती रहो, मेरी सास ऊंची आवाज में चिल्लाई तो मैं हैरान रह गई। जबकि मेरे पति ने बताया था कि पिछले कई सालों से उनके यहाँ काम वाली आती है और सारे काम करके जाती है, बर्तन धोने से लेकर घर की सफाई तक। इसीलिए मैं सुकून में थी कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मगर यहाँ मेरी सास के तेवर ही बदले हुए थे। लेकिन काम वाली तो आती है ना, मैंने कहा तो सास ने मुझे धक्का देते हुए कहा, वो बहुत जवान चलाने लगी हो। उस काम वाली को मैंने निकाल दिया है। मेरे पास इतने फिजूल के पैसे नहीं हैं कि मैं काम वाली को दूं। तू फिर अब जल्दी से उठो और घर के कामों पर लग जाओ। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो हुक्म चलाते हुए बोली। मैं तो उनका ये व्यवहार देखकर हैरान रह गई थी। मैं जल्दी से कमरे में जाकर फ्रेश होने के बाद किचन में आ गई। मैं अपने घर में काम करती थी, मगर यहाँ इतने बर्तनों का ढेर देखकर मेरी हालत खराब होने लगी। अगर मुझे पहले पता होता कि ये सुबह मुझे ही धोने पड़ेंगे तो मैं रात को ही गर्म पानी करके उन्हें धो लेती। इस तरह ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बचत हो जाती। मगर अब उन बर्तनों को धोना किसी मुसीबत से कम नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बर्तन धो रही थी तो कमर में भयंकर दर्द होने लगा। उन्हें समेटने के बाद किचन से बाहर निकली तो सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। ये तेल है, जल्दी से मेरे सिर पर मालिश कर दो। सास ने एक नया ऑर्डर जारी किया तो मैंने सिर झुका लिया। क्या जान नहीं है क्या? सास चिल्लाई तो मैं अच्छे से मालिश करने लगी। हाथ दर्द कर रहे थे। मैं काफी देर वहीं पर बैठी रही। कमरे में आई तो कमर का दर्द और तेज हो गया। थकावट से बुखार भी महसूस हो रहा था। मैं कमरे में आकर लेट गई। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कब तक सोई रही। जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं था। मैं डर गई। हर जगह अजीब सी आहट महसूस होती थी, जैसे कि मेरे अलावा भी कोई है। मैं रोती रही। पति की कॉल आई लेकिन उस वक्त मैं किचन में थी, उठा नहीं सकी। वो मुझसे बहुत नाराज हुए। परेशान ना हो इसीलिए मैंने अपनी सास के व्यवहार की उनसे शिकायत नहीं की और चुप रही। न जाने कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया।
मुझे अंदाजा नहीं हुआ। हालांकि डर के मारे मेरे शरीर का अंग अंग कांप रहा था कि आखिर बाकी सारे घरवाले गए कहाँ हैं। काम करती नहीं है और सारा दिन सोती रहती है, कामचोर। सास की आवाज मेरे कानों में पड़ी, उठो और मुझे नाश्ता बना कर दो। मैं सो रही थी जब अचानक ये आवाज कान में टकराई। मैं सास के डर से उठकर बैठ गई। सिर चकरा रहा था। मैं थोड़ी देर बिस्तर पर लेटी रही। खुलती बंद होती आंखों से मुझे अपनी सास का चेहरा दिखाई दिया। मैं घबराकर उठ पाती उससे पहले ही सास ने पानी का जग उठाया और मेरे मुंह पर उड़ेलते हुए कहा, जल्दी से काम पर लग जाओ। सुबह के 8 बज रहे हैं और तुम्हारी नींद खत्म होने का नाम नहीं ले रही, नमक हराम कहीं की। जब उन्होंने ये कहा तो मैं तो मुंह खोलकर रह गई। हमारे घर में कोई भी बेटियों से इस तरह बात नहीं करता था और यहाँ मेरी सास मुझे बिना वजह ही गालियां दे रही थी। वो अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं आंखों में आंसू लिए जल्दी से उठकर खड़ी हुई। ये सर्दियों के दिन थे और बिस्तर गीला होने की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से बेड का गद्दा उठाकर एक तरफ खड़ा कर दिया, रजाई समेटी और किचन में आ गई। देखा तो सास पराठा सेक रही थी। मैंने आगे बढ़कर जल्दी से सेकना चाहा तो उन्होंने तेल का गरम चम्मच जोर से मेरे हाथ पर मार दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं खुद कर सकती हूँ। वो नाराज होते हुए बोली और अपना नाश्ता बनाने लगी, जबकि मेरे हाथ पर भयंकर जलन हो रही थी। मैं रोते हुए जल्दी से सिंक के सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ धोने लगी। थोड़ी सी जलन कम हुई। सास को बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि 5 दिन पहले ही मेरे पति वापस गए हैं और मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल बदल गया है। मेरे पति के होते हुए वो इतने प्यार से बात करती थी कि इंसान को यकीन ही नहीं आता था कि ऐसी औरत पति के जाने के बाद जहर भी उगल सकती है। उनका बस नहीं चलता था कि वो मुझे मार ही डालें। कभी कभी तो वो मुझे मानसिक मरीज लगती थी। मैं जिस घर से आई थी, बेशक वहां पर आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, मगर हमारा घर काफी पारंपरिक और धार्मिक था। यहाँ तो इन सब चीजों का नामो निशान तक नहीं था। मैंने सास के जाते ही अपना नाश्ता बनाना शुरू किया। फ्रीजर की तरफ आई तो देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ था। मेरा बेटा परदेश में है, इसलिए नहीं कमा रहा है कि तुम यहाँ पर अय्याशियां करती फिरो। कोई जरूरत नहीं है नाश्ता करने की, पहले घर की सफाई करो, फिर तुम्हें नाश्ता मिलेगा। मेरी सास ये कहते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गईं। मैं हैरान होकर मुंह खोले खड़ी थी। मेरी चाची ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि अपनी सास का दिल जीतना है और ज्यादा उनसे जुबान नहीं लड़ानी है। यही सोचकर मैं परेशान होकर कमरे में आ गई। कमरे की सफाई की तो सास गुस्से में वहीं चली आई और बोली, क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे कमरे की सफाई करो। इंसान वहां 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता। मेरी सास ये बोलते हुए चली गई। मैं परेशान सी उनके कमरे में गई। उनकी तीनों बेटियां सो रही थीं, जो मुझसे भी बड़ी थीं, मगर आज तक मेरी सास ने ना तो उन्हें काम को बोला था और ना ही कभी उनसे इस तरह ऊंची आवाज में बात की थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जल्दी से आंखें साफ की और सास के कमरे की सफाई में लग गई। मेरी नंद जो उस वक्त पलंग पर सो रही थी, उसका कंबल नीचे गिरा हुआ था। मैं जल्दी से उठाकर उसे ऊपर रखना चाहा तो ननद ने जोर से मुझे लात मारी। मैं दूर जा गिरी और वो उठकर चिल्लाई और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठंडे हाथ लगाने की। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी बाजू और टांग में बहुत दर्द था, क्योंकि बाजू जोर से पास पड़ी हुई कुर्सी से जा लगी थी। ननद शर्मिंदा हुए बिना ही दोबारा सो गई। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे मारा। मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। जब से शादी हुई थी, सुकून के सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे, जब तक कि मेरा पति घर पर मौजूद था। उनके जाने के बाद तो सबके असली रूप मेरे सामने आ गए थे। मैं जल्दी से कमरे की सफाई करने लगी। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी सारी नींद ही खराब कर दी है, सबसे बड़ी ननद बदतमीजी से कहते हुए वॉशरूम चली गई, जबकि मैं हक्का बक्का उसे देखती रही। आज उन सबका व्यवहार देखकर मैं हैरान थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी मैं साफ सफाई करके किचन में आई ही थी कि सास कहने लगी, मेरी तीनों बेटियों के लिए नाश्ता बना दो। सास के ऑर्डर चलाने पर मैंने गुस्से से उन्हें देखा। मैं कहना चाहती थी कि मैं क्यों बनाऊं, वे खुद बनाएं, मगर फिर बेबसी में आकर उनका नाश्ता बनाने लगी। सास ने बेटियों के नाश्ते के लिए हर चीज नाप तोल कर दी ताकि उसमें से मैं न खा लूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है।
भला मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया था? सर्दियों के सारे कपड़े निकालो और अच्छे से धोकर उन्हें सुखाओ। एक भी कपड़ा शाम तक नहीं सूखा तो याद रखना, आज तुम्हें रजाई के बिना ही सोना होगा। सास ने अकड़कर कहा। मैं परेशान होकर कमरे से निकली और अपने पति को फोन मिलाया। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती, सास ने मोबाइल छीन लिया और तुरंत उसका सिम निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया और मोबाइल लेकर चली गई। मैं मुंह खोले देखती रह गई। मैं शुरू से ही दबी हुई लड़की थी, सोचती बहुत थी मगर कभी भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मैं जल्दी से सर्दियों के कपड़े निकालकर धोने लगी। मेरी छोटी ननद वहां से गुजरी तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे साथ ये कपड़े छत पर फैलवाने चलो। पहले तो वो मुझे गुस्से से देखती रही और फिर अपनी माँ को बुला लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को काम बताने की? मेरी सास खतरनाक होकर मुझसे सवाल कर रही थी। मैं परेशान सी उन्हें देखती रही, फिर कपड़े उठाकर खुद ही तार पर फैलाने चली गई। अच्छा, तो यहाँ ये सब हो रहा है। मेरी सास थोड़ी देर बाद हाँफते हुए छत पर आ गई। मैं भी कहूँ कि रोज रोज छत के चक्कर क्यों लग रहे हैं, बताती हूँ तुम्हारे पति को, मेरी सास ने धमकी दी। सामने वाली छत पर बहुत सारे लड़के खड़े कबूतर उड़ा रहे थे। मेरी सास को लगा कि मैं उनकी वजह से आई हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बाल्टी उठाकर नीचे जाने लगी। तभी सास ने मेरा बाजू पकड़ लिया और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, आज के बाद तुम छत पर नहीं आओगी। वो लड़के भी हमारी तरफ देखने लगे। मैं शर्मिंदा सी होकर वहां से जाने लगी। तभी सास ने मुझे खींचकर अपने सामने कर लिया। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान थी। उनकी उंगलियां मुझे बहुत चुभ रही थी। मैं अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी मगर जब सास ने बाजू नहीं छोड़ा तो मैं गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोली, अपनी बेटियों की तरह समझ रखा है क्या, जो यहाँ आकर लड़कों से आंखें मिलाती रहती हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। ना जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैंने ये बात कह दी। मेरे ये कहने की देर थी कि सास ने बिना देखे एक थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मैं बेयकीनी से उन्हें देखती रही और रोते हुए सीढ़ियां उतर आई। अभी भी बहुत से कपड़े पड़े थे फैलाने को, जो मैं धो चुकी थी। सास की इस बात ने मुझे तोड़कर रख दिया था। जैसे ही मैं किचन में चाय बनाने आई, कुछ आवाजों ने मुझे जकड़ लिया। मेरी सास रोते हुए मेरे पति को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और जल्दी से कूड़ेदान की तरफ भागी और सिम ढूंढने लगी, मगर मेरी सास ने वो तोड़कर फेंकी थी। मेरा सिर घूम गया। सोचा कि अपनी चाची के पास जाऊंगी तो अपने चचेरे भाई से कहूंगी कि मुझे नई सिम लाकर दे दे। अगर इस तरह से रहा तो मेरे पति मुझे से नफरत करने लगेंगे। न जाने मेरी सास ऐसे और ओछे हथकंडे अपनाने पर क्यों तुली हुई थी। मैं परेशान होकर दोबारा कपड़े छत पर फैलाने गई तो देखा कि मेरी सबसे छोटी ननद सामने वाली छत पर खड़े लड़कों से बातों में व्यस्त थी। मैंने नजरअंदाज कर दिया, कपड़े तार पर फैलाए और वापस आ गई। अभी 2 मिनट आकर बैठी ही थी कि मेरी सास आ गई। भूख से परेशान होकर मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी सास ने हर चीज फ्रिज में लॉक करके रखी थी। मैंने जितनी बार चाबी मांगी उतनी बार गालियां सुनी। न जाने वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मैं तो उनका हर कहा मानती थी और उन्होंने मुझे अपनी पसंद से ही ब्याह कर लाया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। जल्दी से तैयार हो जाओ और कोई ढंग के कपड़े पहन लो। मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और हाँ, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जो हो सके अच्छा सा बना लो, वे लोग पहुंचने ही वाले हैं। मेरी सास मेरा ही मोबाइल इस्तेमाल करते हुए बोली। मैंने एक नजर मोबाइल पर डाली और खामोशी से अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलने का मन नहीं कर रहा था मगर फिर मजबूरन कपड़े बदले और किचन में आ गई। यहाँ आकर कौन से कपड़ों की नुमाइश करनी थी, उल्टा मुझे बहुत सारा खाना बनाना था क्योंकि वे लोग शाम की चाय पीने के बाद खाना खाकर ही घर जाने वाले थे, तो मुझे इंतजाम भी उसी हिसाब से करना था। साथ ही सास ये रौब झाड़ना चाहती थी कि हम खाते पीते घर से हैं और हमारे घर नौकर भी काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक दिन के लिए नौकरानी रख ली जो मेरी मदद कर रही थी। सारा काम तो मेरा ही था, वो नौकरानी तो सिर्फ नाम के लिए मेरी मदद करती रही। मैंने अपनी ननद से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि एक बार उसे कुछ कहा तो उल्टा मुझे ही सुनना पड़ गया था। अभी मैं खाना बना ही रही थी कि नौकरानी कहने लगी, दीदी चाय चढ़ा दूं या अभी टाइम है? मुझे समझ ही नहीं आया कि वे लोग कब तक आएंगे, इसीलिए मैं सास के कमरे की तरफ चली आई ताकि उनसे पूछ सकूं।
बड़ी ननद एक स्कूल में जॉब करती थी, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और सबसे छोटी कॉलेज जाती थी। वो यहाँ तो पढ़ने जाती थी या फिर सोती रहती थी। इसके अलावा वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मैं जैसे ही सास के कमरे की तरफ बढ़ी, कुछ आवाजें मेरे कानों में पड़ी। मैं हैरान होकर मुंह खोले खड़ी रह गई, क्योंकि मेरी सास मेरे ही जेवर बाहर निकाले हुए थी और कह रही थी कि वे यही अपनी बेटी को दहेज में देंगी। ये बात भला मुझे कैसे बर्दाश्त होती? न जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच कर रखा था। मैं ना चाहते हुए भी वो बात सुनने के लिए वहीं पर रुकी रही थी। उससे पहले ही कि मैं वहां से हटती, मेरी बड़ी ननद ने मुझे देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया कि मैं छुप छुप कर उनकी बातें सुनती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे ऐसी आदत नहीं थी, मगर कोई भी इंसान हो अपने बारे में सुनकर रुक ही जाता है। और उस वक्त भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं उनकी बातें सुनने के लिए खड़ी रह गई। सास ने आगे बढ़कर बेवजह मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैं गाल पर हाथ रख के खड़ी थी, तभी उन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा कि जाकर खाना बनाओ, आइंदा ऐसी हरकत की तो घर से निकाल दूंगी। ये सुनकर मैं रोते हुए किचन में आ गई। नौकरानी बेचारी बहुत शर्मिंदा हो रही थी, जैसे मुझे थप्पड़ उसकी वजह से पड़ा हो। वो मुझसे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। मैं मुस्कुरा दी। कम से कम कोई तो था जो मेरे लिए हमदर्दी रखता था। मुझे इस तरह हंसते देख वो नौकरानी बोली, दीदी, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई औरत देखी है जो सास की मार खाने के बाद भी मुस्कुरा रही है। आप तो बड़ी हिम्मत वाली हैं। उसकी बात सुनकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो भी अपने काम में लग गई। वे लोग पहुंचने वाले थे और हमें इंतजाम पूरा करना था। वे लोग आए। मेरी नंद ने चाय उठाकर पेश करने की कोशिश भी नहीं की। ये काम भी मुझे ही करना पड़ा। रिश्तेदारों ने मुझे देखा तो कहने लगे, ये लड़की कौन है? हमने आज से पहले तो नहीं देखा। तभी मेरी सास बोली, आप लोगों ने पहचाना नहीं? ये मेरी बहू है। तभी वो औरत आगे बढ़ी, मुझे गले लगाया और बोली, अगर इसकी शादी तुम्हारे बेटे से ना हुई होती तो मैं तो इसे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद करती। आंटी की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, जबकि मेरी सास गुस्से से मुझे घूरती रही। नंद बार बार मुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि उनके जाते ही मुझ पर कयामत आ जाएगी। ये माँ बेटी मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मगर मैं खामोश रही। उस वक्त मैं वहां से उठकर आ गई, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। होने वाली सास को दिखाने के लिए मेरी नंद मुझसे काम करवाने लगी। काम के नाम पर वो बस बर्तन टेबल पर सजा रही थी और उसने कुछ भी नहीं किया, जबकि मेरी सास तारीफें करते नहीं थक रही थी कि ये सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है। मैं झूठी मुस्कान लिए उन्हें देखती रही। मेरी नंद की सास बार बार कह रही थी कि चाहे उनकी बहू को खाना बनाना आए या ना आए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरी सास ने भी हमारे घर जाकर यही कहा था। सब लोगों ने हंसी खुशी खाना खाया। मेरी सास ने अपनी होने वाली समधन को दिखाने के लिए मुझे भी वहीं बैठने को कहा, मगर मैं उनकी ये एक्टिंग और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए अपने कमरे में आ गई और सिर दर्द का बहाना बना लिया। मैं काफी देर लेटी रही। तभी नौकरानी बुलाने आई कि वो घर जा रही है, कोई काम हो तो बता दूं। मैं उसे काम बताने के लिए उठी ही थी कि मेरी नंद मुझे बुलाने आ गई कि मम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलिए। वे लोग अभी तक गए नहीं थे, बल्कि मेरी सास के कमरे में ही बैठे थे। बहन जी, बेटी के जेवर तो आपने बहुत खूबसूरत बनवाए हैं, बहुत भारी सेट लग रहा है, नंद की सास बोली। मैं फटी फटी निगाहों से उन जेवरों को देखती रही जो मेरी माँ के थे। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था। मेरी परवरिश मेरी चाची ने की थी। वे मुझ पर जुल्म तो नहीं करती थी, मगर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी ही थी। कभी कभी डांट भी देती थी, मगर मुझे उनकी कोई बात कभी बुरी नहीं लगी। मगर यहाँ ससुराल में जो व्यवहार मेरे साथ हो रहा था वो मुझे बहुत बुरा लगता था। उस दिन भी दिल बहुत उदास था। ऊपर से मेरी सास की इस हरकत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। वो मेरी माँ के जेवर अपनी बेटी को देने वाली थी। मैं पति से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सास ने मोबाइल छीन लिया था। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। वैसे मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी को तोहफे में फ्लैट देने वाले हैं, ये सच है क्या? वैसे भी मेरा बेटा डिजर्व करता है, आखिर इतने बड़े पद पर जो है। आपको तो बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरा बेटा करोड़ों में एक है, नंद की सास बोली। ये सुनकर मेरी सास के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आंटी के मुंह से फ्लैट की मांग भी निकलेगी, जबकि मेरी नंद उनकी चापलूसी में लगी हुई थी। मैं वहां से उठकर आ गई।
नौकरानी को घर जाने को कहा और खुद ही काम करने लगी। तभी मेरी सास घबराई सी आई और बोली, खाना पैक कर दो, दिलीप नहीं आया है तो उसके लिए भी खाना भेजना पड़ेगा। आखिर होने वाला दामाद है, क्या सोचेगा। वो अपनी तरफ से मुझे राय दे रही थी, मगर मैं चुप रही और चुपचाप खाना पैक कर दिया। वो उठकर चली गई। मैं अपने कमरे में आई और सोने के लिए लेट गई। मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी, मगर बात करने का कोई जरिया ही नहीं था। मेरी सास ने मना कर दिया था कि अब मैं मायके भी नहीं जाऊंगी। मायके के नाम पर मेरे चाचा चाची ही थे जो अभी तीर्थ यात्रा पर गए थे। मैं उनसे आखिरी बार मिलने भी नहीं गई थी। इस बात का दुख भी मेरे दिल में था। घर का माहौल अजीब सा घुटन भरा था। सास की डांट फटकार और पूरा दिन घर के कामों में उलझे रहना मुझे चिड़चिड़ा बना रहा था। मैं बिना बात चिढ़ जाती थी। सुबह जब मैं उठी तो मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। सास का चेहरा खुशी से चमक रहा था। नर्स उनसे किसी बात को लेकर बहस कर रही थी। मेरी सास ने 1000 का नोट निकाला और जबरदस्ती नर्स को दे दिया, जैसे वो ज्यादा पैसे मांग रही हो। मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही मेरी आंखें नम हो गईं। मैं सारी जिंदगी माँ के प्यार को तरसती रही थी। अब मैं खुद माँ बनने वाली थी। ये एहसास मेरे अंदर एक नए जोश को भर गया। मैं बहुत खुश थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरी सास का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। हम दोनों घर आ गए। सास मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आई। मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने मना कर दिया कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे लगा वो झूठ बोल रही है, मगर शाम तक जब उन्होंने मुझे कोई आवाज नहीं दी तो मुझे सच में हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सास का पूरा दिन मुझ पर गुस्सा निकाले बिना गुजर जाए। मैं ये देखने उनके कमरे में गई कि वो घर पर हैं या नहीं। देखा तो उन्होंने मेरे माँ बाप का घर जो मेरे नाम पर था उसके कागज हाथ में ले रखे थे। बहू, मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी। उनका अचानक मीठा लहजा सुनकर मैं लगभग बेहोश ही हो गई थी। मैंने तुरंत दीवार पकड़ ली। मेरी बड़ी नंद भागती हुई आई और मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। मैं ठीक तो थी, मगर सास के इस बदले हुए व्यवहार पर मैं पूरी तरह से दंग रह गई थी। तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो। सुमन के ससुराल वाले एक फ्लैट की मांग कर रहे हैं। मैं ये अच्छा रिश्ता अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। बड़ी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में होगा तो बाकी बेटियों के लिए भी बेहतरीन रिश्ते आएंगे। मैं उस घर के बदले अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। ये हम बेच नहीं सकते। सास ने कहा तो मैं नजर झुकाकर उंगलियां मसलने लगी। उस घर में मेरे माँ बाप की यादें बसी थीं। मैं कैसे उसे बेच सकती थी। आंटी, आप वो घर मत बेचिए, बल्कि मैं ये घर ननद के नाम पर ही कर देती हूँ। जब मैंने ये बात कही तो मेरी सास ने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो आंखों के इशारे करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगी, जबकि मैं उन कागजों को देखने लगी। न जाने कितनी ही बार मेरे माँ बाप ने उन कागजों को छुआ होगा। मैं तो कभी सही से उनका एहसास भी महसूस नहीं कर पाई थी, मगर आज दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। तभी मेरी सास कहने लगी, दिलीप चाहता है कि ये घर उसके नाम पर कर दिया जाए, यानी हम शादी के तोहफे में उसे वो घर दे दें। बेटी के नाम पर कैसे करूं? सास ने अटक अटक कर कहा तो मुझे हैरत हुई। अजीब लालची लोग थे, मांग पर मांग करते जा रहे थे और उन्हें जरा एहसास नहीं हो रहा था कि वो गलत कर रहे हैं। हालांकि उनकी भी बेटियां थीं। दिलीप अपनी 6 बहनों का इकलौता भाई था। सभी शादीशुदा थीं और अच्छे घरों में ब्याही गई थीं। आंटी, अगर आप घर दिलीप के नाम पर कर देती हैं, भगवान न करे कल को कोई दिक्कत हो गई तो वो लोग तो मुकर ही जाएंगे। घर दिलीप के नाम हो या सुमन के, एक सी ही बात है। मैंने राय दी तो आंटी सोच में पड़ गई। बीच में बेशक उनका व्यवहार खराब हो गया था, मगर अब मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनने के बाद वो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। अब मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी उनसे अच्छी तरीके से पेश आऊं। लेकिन वो लोग देखे भले हैं, वो लोग हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? जब सास ने कहा तो मैं बेबसी से उनकी तरफ देखने लगी। आंटी, मैं तो आपको सिर्फ राय दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं नरम लहजे में बोली, मगर उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। तुम क्या चाहती हो कि ऐसी बातें करके मैं अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दूं? तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी बेटियों की अच्छे घरों में शादियां हो। मेरी सास जलन में बोली और मुझे वहां से जाने को बोल दिया। वो एकदम से गुस्सा हो गई थी। मैं आंसू भरी मुस्कुराहट लिए कमरे से निकल आई। दोबारा से नौकरानी घर में काम करने आने लगी थी। एक सुबह मैं उठी तो तबीयत अजीब सी हो रही थी। पेट में बहुत दर्द था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पैर फिसला और मैं गिर गई।
दर्द की तेजी ने मेरे बदन को उठने नहीं दिया। मैं चिल्लाती रही, कोई मेरी मदद को नहीं आया। ये सुबह का वक्त था और उस वक्त सब सो रहे थे। मेरे चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये तो नौकरानी थी जो 15 मिनट बाद आई। उसने जाकर मेरी सास को जगाया। वो लोग मुझे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं रहा। बस पति के बाद यही कुछ दिन सुकून के देखे थे मैंने। एक बार फिर सास का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने ना सिर्फ वो घर अपनी बेटी के नाम पर करवा दिया था, बल्कि वो मेरे जेवर भी उसे देने की सोच रही थी। उन दिनों मैं बहुत परेशान थी। मेरी सास कभी कभी पति से बात करवा देती थी, मगर ज्यादा बात नहीं करने देती थी। उन्होंने उसे यही बताया था कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, इसीलिए बात नहीं कर पाती हूँ। पति ने और पैसे भी भिजवाए थे, मगर मेरी सास ने अपनी अलमारी में रख लिए और कहा कि तुम्हारी नंद की शादी होने वाली है, उससे पैसों की बहुत जरूरत है, थोड़े समय के बाद ले लेना। वैसे भी उनका व्यवहार मेरे साथ नौकरानियों के जैसा था। मैंने पति से रिक्वेस्ट की कि वापस आ जाओ। वो कहने लगे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे पहले नहीं आ सकता। वो तो बड़ी बहन की शादी में भी नहीं आ सके। शादी बहुत ही हंसी खुशी हो गई थी, मगर उन लोगों की डिमांड पूरी करते करते हम लोग थक चुके थे। मेरी बड़ी ननद की शादी हुई तो दूसरी के लिए उससे भी अच्छे घराने से रिश्ता आया। सास ने बिना मेरे पति से राय लिए ही वो रिश्ता भी तय कर दिया। लड़का विदेश में काम करता था। मेरे पति को अभी उसके बारे में पता नहीं था। सास का मूड अच्छा होता तो मेरी बात करवा देती, वरना जैसे ही मेरे पति की कॉल आती वो बिना वजह मुझे डांटने लगती थी। उनका बस नहीं चलता था कि मुझ पर हाथ ही उठा दे। मैं उनसे घबराकर रहने लगी थी कि कहीं मैं उनके व्यवहार के बारे में अपने पति को ना बता दूं। मैं जितनी बार उनसे बात करती वो मेरे साथ ही बैठी रहती और मैं हर एक शब्द उनके कहे मुताबिक ही बोलती थी। मेरी इन्हीं बातों की वजह से मेरा पति मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। पैसे मेरी सास को चाहिए होते थे और वो मांग मुझसे करवाती थी। मेरा पति मेरे मांगने पर पैसे भिजवा देता था, मगर वो मुझ तक आने ही नहीं देती थी और अपने पास रख लेती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बड़ी नंदों की शादी हो गई। छोटी वाली अभी भी पढ़ रही थी। एक दिन सास को सोता हुआ पाकर रात के 12 बजे मैंने फोन उठाया और पति को कॉल मिला दी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने तुरंत ही कॉल उठा लिया। मैं सास के व्यवहार की शिकायत करते हुए रोने लगी तो वो मुझे समझाने लगे, मेरी माँ थोड़ी सख्त दिल है, मगर दिल की बुरी नहीं है। तुम उनकी बातों को अपने दिल पर ना लिया करो। हालांकि उन्होंने मुझे समझाया तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं वापस आकर मोबाइल रख आई और मेरी सास को पता भी नहीं चला कि मैंने मोबाइल उठाया था। मुझे बहुत खुशी हुई। सुबह मेरे पति ने माँ को कॉल करके बताया कि उन्होंने वीजा का इंतजाम कर दिया है और बहुत जल्द ही वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं तो खुशी के मारे फूली ही नहीं समा रही थी। शुक्र है कि इस नरक से जान छूटने वाली थी। मैं थक चुकी थी। सास और मेरी रोज बहस होती थी। शुरू शुरू में तो मैं खामोश रहती थी, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिर कब तक मैं चुप रहती। वो बिना गलती के मुझे डांटा करती थी, यहाँ तक कि आजकल वो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी थी। उनके इसी व्यवहार की वजह से मैं उन्हें मुंह पर जवाब देने लगी थी। कभी कभी तो वो खामोश हो जाती थी, मगर अक्सर बहस करती रहती थी। सास और मेरी बहस देखकर ही पति ने फिर मुझे वहां बुलाने का आइडिया टाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सास ने उन्हें भड़का दिया था। फिर धीरे धीरे समय बीता। अब 5 साल पूरे होने में बस 2 हफ्ते रह गए थे और मेरे पति इंडिया आने वाले थे। मैं खुश हो गई कि शुक्र है मेरे पति अब आ रहे हैं। मगर एक सुबह जब मैं पूजा कर रही थी, मेरी सास का मोबाइल बज उठा। मैंने जल्दी से कॉल उठाई, नंबर अनजान था। मैंने सोचा कि कहीं मेरे पति ना हो, लेकिन आगे एक खौफनाक खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा सुहाग उजड़ गया था। उस आदमी ने बताया कि वो मेरे पति का बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे पति एक भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं और उनका देहांत हो गया है। अगर हम लोग उनकी डेड बॉडी इंडिया लाना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए भेजने होंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। फिर मैंने सास को उठाया और उन्हें बताया तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात चारों तरफ फैल गई। रिश्तेदार हमारे घर जमा होने लगे। मैं गम से निडाल थी। उस मुश्किल वक्त में मेरी चाची ने मेरा बहुत साथ दिया। वो हर वक्त मेरे साथ रही। मैं रोती रही, मुझे किसी चीज का होश नहीं था। तभी उन्होंने आगे बढ़कर मेरी चूड़ियां तोड़ दी, मेरी मांग उजाड़ दी। फिर मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर सफेद रंग की साड़ी पहना दी गई। मैं बेजान लाश की तरह सब कुछ वैसा ही करती रही जैसा वे मुझसे करवाते रहे। हालत इतनी खराब थी कि 2 दिन तक मैं बेहोशी की हालत में पड़ी रही।
मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना हो जो गुजर चुका है और आंख खुलते ही सब ठीक हो जाएगा। मगर ये वो भयानक हकीकत थी जिसने मुझे तोड़कर रख दिया था। मेरी सास भी अब कोई बात नहीं कर रही थी, बल्कि सुन्न होकर ऐसे बैठी थी जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। तीसरे दिन जब मैं थोड़ा होश में आई तो अपने पति की डेड बॉडी वापस लाने के लिए सबके सामने गिड़गिड़ाने लगी। उनकी लाश अभी तक वहीं स्टोर करके रखी गई थी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि मेरे पति मुझे आखिरी वक्त में देखने को भी ना मिले। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्द से जल्द दुबई पहुंच जाऊं और अपने पति को आखिरी बार देख लूं। मुझे क्या पता था कि जिस दिन मैंने उन्हें विदा किया था वही आखिरी मुलाकात थी। सुमन दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने पति से कहिए कि वो मुझे ये पैसे उधार दे दें, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगी। मैं सुमन के पैर पकड़ते हुए कहने लगी, जिनका घर बसाने की खातिर मैंने अपना घर उनके नाम कर दिया था। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और बहाने बनाती हुई चली गई कि उनके पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत कर्ज है। इसी तरह के बहानों में तीनों बहनें घर से चली गईं। मैं अपने चाचा चाची के पास आई जो खुद किराए के मकान में रहते थे। मेरे चाचा ने मुझे कुछ 1000 रुपए दिए। मैं उनके इस एहसान के लिए शुक्रगुजार रही। कम से कम वे मेरा साथ तो दे रहे थे। मैंने सास से रिक्वेस्ट की कि हमारा घर बड़ा है, इसे बेचकर छोटा घर ले लेते हैं। जो पैसे बचेंगे उनसे पति की डेड बॉडी वापस ले आएंगे। मगर कोई भी मेरे बेचैन दिल की हालत नहीं समझ रहा था। सबको ये ज्यादा आसान लग रहा था कि उन्हें वहीं पर अंतिम विदाई दे दी जाए, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं आखिरी दम तक कोशिश करना चाहती थी। सबसे मायूस होकर मैंने खुद वहां जाने का फैसला कर लिया। अगर आज मेरे पास जेवर होते तो मैं अपने पति की डेड बॉडी वापस ला के सकती थी। अब भी आपके पास मेरे जो जेवर पड़े थे वो मुझे दे दीजिए, मैंने गुस्से में सास से कहा। तो ये सुनते ही सास भड़क गई। तुम होती कौन हो मेरी छोटी बेटी के हिस्से के जेवर पर नजर रखने वाली? तुम्हें वे किसी हालत में नहीं मिलेंगे। सास की ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। वो कैसी माँ थी जो बेटी की खातिर बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही थी? उसने गुस्से में ऐसी ऐसी बातें कहती कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति इस औरत के सगे बेटे हैं। मुझे तो वो सौतेली माँ लगने लगी। मैं अपने कमरे में आई और बचे हुए जेवर देखने लगी। मेरे पति ने मुझे सोने की एक अंगूठी दी थी जो अभी तक मेरे पास थी, और कुछ छोटे मोटे जेवर थे जो मेरी चाची ने शादी के कुछ समय बाद मुझे दिए थे, जिन्हें मैंने छुपा कर रखा था। सास को इसकी कभी भनक तक नहीं लगने दी थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि वो हर चीज मुझसे लेकर अपनी बेटियों को देने की चाल चल रही थी। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे जैसी लड़की को चुना था जो दबकर रहे और उनका हर कहा माने। मैंने सास की एक न सुनी, अपनी टिकट करवाई और दुबई आ गई। मगर यहाँ एक दिल दहला देने वाली खबर मेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल मेरी सास का एक दूर का भांजा वहीं काम करता था। सास ने कहा था कि उसी के पास चली जाना। वैसे तो मुझे सास पर यकीन नहीं था, मगर पराये देश में आना और यहाँ रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। एयरपोर्ट पर वो आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और देखने लगा। मुझे लगा कि वो चेकिंग कर रहा है, क्योंकि अब तक सब यही कर रहे थे। मैंने कई बार एयरपोर्ट पर पासपोर्ट दिखाया था, इसीलिए मुझे आम लगा। उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए और कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें संजय भैया के पास ले चलता हूँ। मैं खुश हो गई कि अपने पति का आखिरी बार चेहरा देख सकूंगी। तभी वो आदमी मुझे अपने घर ले आया। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरे पति के पास जाना है, मेरे पास उनके दोस्त का नंबर है। जब मैंने ये कहा तो वो आदमी हैरान हुआ और बोला, दिखाओ नंबर। मैंने उसे नंबर दिखाया तो उसने वो पर्ची छीन कर फाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दी। मैं मुंह खोले उसे देखती रह गई। ये तुमने क्या किया? मैंने जल्दी से पर्ची के टुकड़े उठाकर जोड़ने लगी, क्योंकि मेरे पति तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिल्लाते हुए मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बोला, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैं चाहूं तो अभी साबित कर दूं कि तुम गैर कानूनी तरीके से इस देश में आई हो। वे लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे और फिर सारी जिंदगी अपने पति की तरह यहीं पर सड़ती रहना। उसकी बातें सुनकर मैं घबरा गई और रोने लगी। तभी वो बोला, तुम्हारी सास ने तुम्हारे बदले मुझे पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पति को तो कब का यहाँ पर दफना दिया गया होगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सास ऐसा कैसे कर सकती थी? अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए वो मुझे कैसे बेच सकती थी? और मैं बेवकूफ जो सास के कहने पर यहाँ चली आई, वो इतनी सख्त दिल होगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अपने पति को भूल जाओ और काम पर लग जाओ। घर की साफ सफाई करो। शाम को जब मैं आऊं तो अच्छा खाना बनाकर रखना।
मेरे कुछ दोस्त आएंगे। वो आदमी घिनौने अंदाज में बोलता हुआ वहां से चला गया। उसके घर पर एक और आदमी भी था जो दूसरे कामों को करता था। राशन लाना हो या छोटे मोटे काम करने हो, वही करता था। मैंने अपनी परेशानी उसे बताई तो उसने उस पर कुछ भी नहीं कहा, उल्टा मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं सारा दिन रोती रही और वहां से भागने का सोचती रही, मगर यहाँ से जाती तो डॉक्यूमेंट्स के बिना मैं पकड़ी जाती और हो सकता था कि वो सच में मुझे पुलिस के हवाले कर देता। मैंने सारे घर की सफाई की और खाना पकाया और उस आदमी के लिए परोसा। तभी वो मेरी तरफ नरमी से बढ़ा और कहने लगा कि सुबह मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ बहुत अजीब था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके ऐसा कहने पर मैं समझी कि वो सच में शर्मिंदा है, मगर वो उसकी चाल थी। अच्छा, जल्दी से ये कपड़े पहन लो और फ्रेश हो जाओ। तुम काफी दिनों से भूखी हो, खुद भी खाना खाओ और हमारे लिए भी डाइनिंग टेबल पर लगा दो। जब उसने ये बात कही तो मैंने उसे थैंक यू कहा। शुक्र है कि वो आदमी रहम दिल है और मेरी मदद करने को तैयार है। मैं कपड़े बदल कर बाहर आई तो वह आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कुछ तो अजीब था जिसने मुझे परेशान कर दिया था। मैं हैरान होकर उससे बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो कहने लगा कि तुम्हारी वीडियो मेरे हाथ लग चुकी है और अब उसके बदले में जो चाहूं तुमसे करवा सकता हूं। उसके ऐसा कहने पर मैं रोती रही और उसके पैरों में पड़ गई कि भगवान के लिए वो वीडियो डिलीट कर दो। आप मुझे समझ आया था कि उसने मुझे कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा था। मैं यहाँ अपने पति का आखिरी बार दीदार करने आई थी। मुझे मेरे पति के पास ले जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं रोते हुए बोली। वो आदमी कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे भरे हैं, एक एक रुपया वसूल किए बिना तुम्हें तुम्हारे देश वापस नहीं भेजूंगा। इसीलिए वापसी का ख्याल भूल जाओ, तुम्हें यहीं रहना है और मैं अपने जिन दोस्तों को भी लाना चाहूंगा तुम्हें उन्हें खुश करना होगा। वो तुमसे जो भी करवाएं तुम्हें करना पड़ेगा। वो मेरे आसपास घूमते हुए गंदे से अंदाज में बोला तो मैं ऊंची आवाज में रोने लगी। हमारे घर में गरीबी थी मगर ऐसी बेहयाई नहीं थी। मुझे रोता हुआ देखकर वो बहुत सख्त हो गया। इस तरह रोती रही तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेहतर है मेरा कहा मानो, वरना तुम्हारी वीडियो हर तरफ फैला दी जाएगी। वो आदमी बोला और बाहर चला गया। मैं इनकार में सिर हिलाती रही। वापस आया तो उसके हाथ में जूस था। मैं पीना नहीं चाहती थी मगर उसने जबरदस्ती मुझे वो जूस पिला दिया। जब बेहोशी में मेरी आंख खुली तो मैं दंग रह गई कि सामने कोई और नहीं, मेरा पति बैठा हुआ था। मैं रोने लगी। अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बार बार आंखें रगड़ कर देखती तो सामने मेरे पति संजय थे। मैं उन्हें पहचान चुकी थी। वो मेरी तरफ बढ़े और कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ कैसे पहुंची? मैं तुम लोगों को कॉल कर करके थक चुका हूँ। जब वो बोले तो मैं रोते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी कि मैं तो आपके आखिरी दीदार के लिए यहाँ पर आई थी। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं था। मैंने जेवर बेचे और आपकी डेड बॉडी लेने यहाँ पहुंची। यहाँ आई तो उस आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया, सारे डॉक्यूमेंट्स हथिया लिए और मुझे गुलाम की तरह इस्तेमाल करने लगा। आप यहाँ कैसे पहुंचे हैं? उसने मेरी वीडियो बना ली है। अब मैं आपके काबिल नहीं रही, मुझे मर जाना चाहिए। ये कहते हुए मैंने चाकू उठा लिया मगर मेरे पति ने चाकू खींचकर दूर फेंक दिया और कहने लगे कि उसके खिलाफ तो मैं एक्शन लूंगा, तुम फिक्र मत करो और तुम्हारी वीडियो डिलीट हो चुकी है। मेरे दोस्त जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लाए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि घर पे ऐसी खबर भिजवाऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे पूछने की बजाय नंबर ही बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। मेरे पति ने बात घुमा फिरा कर बताई तो मुझे समझ में ही नहीं आया। तभी मुझे इस तरह से परेशान देखकर वो बोले, सब बताता हूँ, तुम परेशान मत हो, पहले पानी पियो। उनके सभी दोस्त कमरे से चले गए तो वो मेरे पास बैठकर कहने लगे कि शायद तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए, मगर उस वक्त मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं तुम सबको आजमाना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिर मेरे साथ कौन वफादार है और कौन है जो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ खड़ा है। उनकी बात सुनकर मैं हिचकियां लेकर रोने लगी। वो मुझे चुप कराते रहे। दरअसल जब मैं 20 साल का था मेरे पिता का देहांत हो गया। माँ को तो मैंने देखा भी नहीं था क्योंकि जब मैं छोटा था तभी वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, उनसे उन्हें 3 बेटियां हुई। मैंने कभी बहनों में फर्क नहीं किया बल्कि दिलो जान से उनका हर कहा माना। मगर कहते हैं ना कि खून एक ना एक दिन रंग दिखाता है। वे सब पैसों के लिए मेरे साथ रहीं। मैं 15 साल तक उस घर के खर्चे बर्दाश्त करता रहा।
हर जिम्मेदारी निभाई, मगर तुमने देखा, जैसे ही मैंने कहा कि मैं मर गया हूँ, तब मेरे रिश्ते ऐसे टूट गए जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो फोन करे और कहे कि मैं खौफनाक एक्सीडेंट में मर चुका हूँ, डेड बॉडी के लिए 20 लाख भेज दे, लेकिन किसी ने भी नहीं भेजे। मैंने उनके आंसू साफ किए और कहा कि आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति कहने लगे, कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की, मैं उनके लिए मर चुका हूँ, वे लोग मेरे लिए मर गए। उन्होंने नफरत से कहा तो मैं उनके कंधे पर सिर टिका दिया। आप जानते हैं कि आपकी माँ ने मुझे उस शख्स का नंबर दिया था और कहा था कि आपका दोस्त है, मुझे आप तक पहुंचा देगा, मगर देखिए उसने मुझे धोखा दिया। मैंने रोते हुए सफाई दी, मर्द का कोई भरोसा नहीं कि कब उसके दिल में गंदगी आ जाए और वो औरत के चरित्र पर शक करने लगे। मुझे भी लगा था कि शायद मेरे पति को मेरी पवित्रता पर शक हो सकता है, वो मेरे बारे में अच्छा ना सोचे, क्योंकि मैं एक रात यहाँ पर गुजार चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मेरे पति कहने लगे कि मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि जब माँ ने बोला था कि तुम सारा दिन छत पर किसी से बातें करती रहती हो, मैंने तब भी भरोसा नहीं किया था। जब उन्होंने कहा कि जानबूझकर तुमने मिसकैरेज करवाया है, मैंने तब भी तुम पर भरोसा ही किया, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी पत्नी मरकर भी ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारी पवित्रता पर शक करूंगा? जब पति ने नाराज होकर कहा तो मैंने इनकार में सिर हिलाया। तभी पुलिस आ गई और उस आदमी को पकड़कर ले गई। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए। मेरे पति मुझे घर ले आए। बेशक वो घर छोटा था, मगर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी चाची और चाचा को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सुरक्षित यहाँ पहुँच गई हूँ और आप मुझे मिल गए हैं, वरना वे परेशान होते रहेंगे। उन्होंने ही तो मुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे, मुझे उनके पैसे भी देने हैं। जब मैंने पति से ये कहा तो वो कहने लगे कि तुम्हारे चाचा चाची भले ही सौतेले हैं, मगर फिर भी वे तुम्हारे साथ खड़े रहे और मेरे अपने मेरे साथ कुछ कदम भी नहीं चल पाए। वो बहुत ज्यादा दुखी थे। आंटी के व्यवहार ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। मैंने उन्हें बहुत समझाया। चाचा को फोन किया तो वे बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मगर मैं जानती थी कि मेरी चाची को कैंसर है और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। जब मैंने पति को ये बात बताई तो उन्होंने अच्छी खासी रकम इंडिया भिजवा दी। सास को जब ये पता चला कि उनका बेटा तो जिंदा है तो वो रोते हुए कहने लगी कि बेटियों के बहकावे में आकर उन्होंने ये काम किया, मुझे माफ कर दो और वापस लौट आओ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मेरे पति भरोसा करने को तैयार नहीं थे। ये वही दिन थे जब मुझे पता चला कि मैं सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी थी, बल्कि मुझे गिराया गया था और इसके पीछे भी मेरी सास का ही हाथ था, क्योंकि पति को नौकरानी ने शिकायत लगा दी थी कि मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। सास अपनी बड़ी बेटी के घर गई, मगर उन्होंने उसे रखने से मना कर दिया। छोटी बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली और फिर दूसरे देश चली गई। आखिरकार सास को वृंदाश्रम जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी बच्चा उन्हें अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पति से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें, मगर मेरी सास ने ही मना कर दिया। हालांकि मेरे पति ने सारे इंतजाम पूरे कर दिए थे। शायद उन्होंने अपने लिए खुद ही ये सजा तय कर ली थी। वक्त गुजरता गया, 1 साल बीत गया। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। भगवान ने हमें 2 जुड़वा बेटों की खुशी दी। मेरी चाची का देहांत हो गया था, जबकि चाचा अकेले रहते थे। कुछ समय बाद पता चला कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। सुमन दीदी के यहाँ कॉल किया तो पता चला कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है और अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से शादी कर ली है। वो मेरे दिए हुए घर में रह रही थी। वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। वो वृद्धाश्रम से मेरी सास को भी ले आई थी और अब खुद नौकरी करके घर चला रही थी। बाकी दोनों छोटी बेटियां अपने अपने घरों में खुश थीं। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा कि सब ठीक हो गया था। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा था। बचपन से लेकर अब तक मैं सारी खुशियों को तरसती ही रही थी। मैंने बहुत सपने देखे थे जो अधूरे ही रह गए थे, मगर यहाँ दुबई आने के बाद मेरे पति ने मेरी हर एक इच्छा पूरी की और आज हम एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, जो किसी का भी सपना हो सकती है। इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बाहर का हुलिया और अंदाज देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो हमारे साथ वफादार हैं या नहीं, जैसे मुझे अंदाजा नहीं हुआ। मगर आज हम उन लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और वीडियो को हाइप भी दें और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।